स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं पिछले 4 साल से भारत और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं और स्पेशली गलवान वैली वाला जो इंसिडेंट था वो एक टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद आपने देखा कि कैसे भारत ने भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लगाए ताकि यहाँ पर जो चीज़ें हम चाइना से मंगाते थे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी आज 4 साल के बाद आपको क्या लगता है कि क्या जो हम सामान पहले मंगाते थे चाइना से क्या वो पूरी तरह से बंद हो गया? नहीं, इनफैक्ट अगर आप देखोगे नंबर्स और आंकड़े तो हमारा जो इंपोर्ट है चाइना से वो और ज्यादा बढ़ा है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो हमारा डायरेक्शंस था वो शायद सही नहीं हुआ। अगर हमें एक्चुअल में आत्मनिर्भर बनना है तो सही तरीके से पॉलिसीज को पिच करना होगा। और क्या हुआ है, आज हम स्पेशली बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आज के डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन गया है। इनफैक्ट फ्यूचर में भी डिजिटल इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, हर एक के पास गैजेट देखने को मिलता है, मोबाइल फ़ोन देखने को मिलता है, तो हर चीज़ में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सरकार को आह्वान किया है, सरकार से मदद मांगी है, सरकार को कहा है कि आप प्लीज़ यहाँ पर जो अभी पॉलिसीज़ अपना रहे हो वो शायद मत अपनाइए। मतलब कि यहाँ पर जो आप वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा रहे हैं चाइनीज़ नेशनल्स के ऊपर, वो लगाने की वजह से एक्चुअल में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसी को नुकसान हो रहा है। और इसकी वजह से आप देख सकते हो अभी तक लगभग $15 बिलियन, विच इज ह्यूज नंबर, ये करीब 1.25 लाख करोड़ आता है और करीब 1 लाख जॉब्स भारत ने खोया है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का कहना है। ये आप देख सकते हो, इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर लूजेज 1.25 लाख करोड़ ड्यू टू इंडिया चाइना टेंशन। ये मैं पिछले 4 साल की बात कर रहा हूं। तो इसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली इसके अंदर बोला क्या जा रहा है, ऐसा कैसे हो गया कि यहां पर भारत और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमें इतना बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि अब आपको पता है प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म हो गया है 2024 का। अब अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जैक्टली आपके पास 1 साल है। यहां पर हमारा जो नया बैच है यूपीएससी जीएस फाउंडेशन का, वो 20 जून से स्टार्ट हो रहा है, एग्जैक्टली 4 दिन बाद। तो आप इनमें से कोई भी बैच किसी भी लैंग्वेज में लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं इन पूरे बैचेस में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें पर्सनल मेंटरशिप, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, इवन 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक डिलीवर किए जाएंगे। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल सके। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि भारत और चाइना के बीच में जो टेंशन है, जो बढ़ा है, इसकी वजह से यह बोला जा रहा है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स को, मतलब भारत के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो फॉरेन कंपनीज हो या फिर भारत के कंपनीज हो, उनको करीब 1.25 लाख करोड़ का प्रोडक्शन लॉस हुआ है। मतलब वो प्रोडक्शन कर सकते थे लेकिन उन्होंने प्रोडक्शन नहीं कर पाए। उसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। और सोचिए अगर ये प्रोडक्शन होता तो इसकी वजह से 1 लाख नौकरियां क्रिएट भी हो सकती थी। और ये सब कुछ मैं 4 साल की बात कर रहा हूं, पिछला जो 4 साल गुजरा है। और इसी की वजह से हुआ क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने मिनिस्ट्रीज को, भारत सरकार को यहां पर लिखा है कि देखिए हमें यहां पर सही स्टेप लेने होंगे। और साथ ही साथ यह भी बोला है कि अगर हम स्पेसिफिकली भारत की बात करें तो हम करीब $10 बिलियन का एक्सपोर्ट भी कर सकते थे, वो भी अपॉर्चुनिटी हमने मिस की है। करीब $2 बिलियन का वैल्यू एडिशन कर सकते थे। वैल्यू एडिशन आप सबको पता होगा कि आज भी अगर आप देखोगे भारत में जो भी मोबाइल फोन वगैरह बनता है, ऐसा तो है नहीं कि वो 100% मेड इन इंडिया है। उसमें से बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बाहर से बनकर आते हैं, उसकी असेंबली भारत में होती है, फिर भारत के ऐसे कुछ कंपोनेंट है जो हम उसमें ऐड करते हैं। तो यहां पर वैल्यू एडिशन भारत का और हो सकता था लगभग $2 बिलियन का, वो भी हम अपॉर्चुनिटी लूज कर चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये प्रॉब्लम है क्या, इश्यूज क्या हैं? देखो यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि 2 लॉबीज हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर। एक है इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन और दूसरा है मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे कि अगर हम आईसीए की बात करें, इसके अंदर देश में बहुत सारी जो मोबाइल कंपनीज वगैरह हैं, जैसे एप्पल हो गया, ओप्पो, वीवो, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, लावा, मतलब भारत की भी कंपनीज और फॉरेन की कंपनीज, उनकी पूरी ये लॉबी है, ये एसोसिएशन है। तो उन लोगों की तरफ से यहां पर यह कहा गया है
कि हमें यहाँ पर भारत में ज़रूरत थी चाइनीज़ एक्सपर्ट्स की। क्या है ना कि जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है, खुद से चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना चाहता है, तो आप खुद सोचिए ये कैसे पॉसिबल होगा। ये पॉसिबल तभी हो सकता है या तो हम बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और बहुत सारी चीज़ें हम खुद जान लें, तभी हो सकता है। लेकिन इसको करने में आपको क्या लगता है, क्या तुरंत हो जाएगा? नहीं, इसमें बहुत सालों लग जाते हैं। या फिर दूसरा यहाँ पर रास्ता यह है कि जिनके पास ऑलरेडी एक्सपर्टाइज है, जैसे चाइनीज़ एक्सपर्ट्स हैं बहुत सारे जो ऑलरेडी बना रहे हैं इन चीज़ों को, उनको हम भारत बुलाएं और उनसे सारी चीज़ों को सीखकर और भारत में मैन्युफैक्चर कर सके, वहां से इन्वेस्टमेंट आ सके। तो यहां पर यह बोला जा रहा है इनके द्वारा जो एसोसिएशन है कि करीब 4000 से 5000 वीजा एप्लीकेशन चाइनीज एग्जीक्यूटिव्स का ये अभी भी वेटिंग में है। भारत सरकार इसको क्लियर नहीं कर रही है, ऐसा उनका कहना है, जिसकी वजह से भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पूरा इंडस्ट्री का एक एक्सपेंशन प्लान था, जो हमने सोचा था कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हम फर्दर एक्सपैंड करेंगे भारत में, वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं क्योंकि वो एक्सपर्टाइज भारत के पास नहीं आ पाया। और ये डिले तब हो रहा है, ये वीज़ा अप्रूव करने में डिले तब हो रहा है जब भारत सरकार ने यह कहा था कि जो बिजनेस वीजा एप्लीकेशन है उसको हम 10 दिन के अंदर क्लियर कर देंगे। तो बेसिकली यहां पर ये जो एसोसिएशंस है ना, वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं चाइनीज सिटीजन्स के ऊपर कि उनका जो वीजा अप्रूवल वगैरह है वो उतना जल्दी नहीं हो पा रहा है। और वहीं अगर आप बाकी देशों की बात करो, वहां से अगर किसी को आना है भारत तो वो आसानी से आ सकते हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम ऐसा इनके द्वारा बोला जा रहा है। अब देखिए, आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि आखिरकार ये जो चाइनीज सिटीजन्स हैं वो भारत में आकर करेंगे क्या, उनके पास क्या एक्सपर्टाइज है। तो यहां पर जो इंडिया सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन है, उनका ये कहना है कि दे आर नीडेड फॉर technology and skill transfer, they are needed for installing and commissioning production units, they are needing for setting up efficiency process, conducting maintenance। बहुत सारी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है जो ऑलरेडी उनके पास है, चाइनीज सिटीजन्स के पास है। तो उनको हमें भारत बुलाकर वो सारी चीज़ें कराना इंपॉर्टेंट है। अगर हम वो नहीं कराएंगे तो भारत में जो एक्सपेंशन प्लान है हमारा वो नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट यहां पर एसोसिएशन का ये भी कहना है कि जो सरकार ने PLI लॉन्च किया था, आपको याद होगा, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया था मोबाइल फोन्स के लिए 2020-21 में, तो वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि चाइना से जो शिफ्ट है वो भारत के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर जो स्टैंड ऑफ देखने को मिला है, मतलब यहां पर आपको याद होगा सरकार ने एक प्रेस नोट भी जारी किया था और ये कहा था कि भारत के साथ जितने भी बॉर्डर सटते हैं जिन भी देशों का, उनके ऊपर हम ज्यादा स्क्रूटनी करेंगे। तो इन सारी चीजों की वजह से यहां पर जो हमारा पूरा प्लान था वो एक तरह से थम गया है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि भारत के फर्म्स को कितना लॉस हुआ है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था अभी कि $15 बिलियन का लॉस, 1.25 लाख करोड़ का लॉस, ये सभी के लिए, मतलब फॉरेन कंपनी जो भारत में है, भारत की कंपनी जो भारत में है, उन सब के लिए। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इंडियन फर्म्स के लॉस की, तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि भारत जो वैल्यू एडिशन होता है, चेन, पूरा जो सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन होता है, अभी करंट में 18% है। अगर ये टेंशन्स नहीं होता, अगर ये इश्यूज नहीं होते, तो हम इसको बढ़ाकर 22 से 23% कर देते। मतलब मोबाइल फोन के अगर मान लो बनाने में 18% भारतीय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है, तो वो बढ़कर 22 से 23% हो जाता। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें 15,000 करोड़ का लॉस हुआ है। जो इंडियन फर्म्स हैं उनको 15,000 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि आखिरकार भारत को बाकी देशों के मुकाबले कितना डिसएडवांटेज है। क्योंकि देखिए क्या है, अगर मान लो पूरे दुनिया के अंदर एक चीज चल रही है कि चाइना से हमें जो सप्लाई चेन है उसको शिफ्ट करके दूसरे देश ले जाना है, तो उसका फायदा सबसे ज्यादा किसको मिलना चाहिए? जो हम बार बार बात कर रहे थे, भारत को मिलना चाहिए था, क्योंकि एक अच्छा खासा ऑल्टरनेटिव है। लेकिन ये इश्यूज की वजह से वो भारत के पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ पाई है, बल्कि वियतनाम, मलेशिया और मेक्सिको जैसे देशों में वो लोग चले गए हैं, क्योंकि वहां पर बोला जा रहा है कि कैपिटल, टेक्नोलॉजी और स्किल चाइना से फ्री एक्सेस दिया गया है। मतलब चाइना से जितनी चीजें आना चाहती हैं उन देशों के अंदर वो आ सकती हैं, जिसकी वजह से इन देशों को बहुत सारा फायदा मिला है। इनफैक्ट यहां पर जो इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका यह भी कहना है कि जो चाइनीज नेशनल्स हैं दे आर ऑल्सो एप्रीहेंसिव अबाउट कमिंग टू इंडिया। वो भी शायद इंडिया डर के मारे, या फिर उनको लगता है कि अगर वो अरेस्ट हो जाएंगे भारत के अंदर, उनको इंटरोगेशन किया जाएगा, उसकी वजह से वो लोग भारत भी नहीं आना चाहते। जैसे कि मान लो अगर 50 इंजीनियर की आवश्यकता है भारत के अंदर जो चाइना से आ सकते थे एक फैक्ट्री को सेटअप करने में, उसको हेल्प करने में, लेकिन सिर्फ 10 के आसपास ही यहां पर रेडी होते हैं आने के लिए। तो एक तरह से जो क्रंच है, जो स्किल पावर की क्रंच है, वो आपको भारत में देखने को मिलेगी। स्पेशली 2020 के बाद से जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बना है उसकी वजह से चाइनीज
चाइना का कोई भी इन्वेस्टमेंट भी भारत के अंदर आता है तो उसमें बहुत सारी रुकावटें देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अगर जो ऑलरेडी कंपनीज भारत में हैं, चाइनीज इन्वेस्टमेंट भारत में है, अगर वो वापस हो जाए तो ये इसकी वजह से भारत को एक बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, जॉब लॉसेस वगैरह हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर बताया जा रहा था कि कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा चाइनीज मैन्युफैक्चरर भारत के अंदर आकर एप्पल का जो आईपैड है इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता था और वो ऑलरेडी कमिट कर चुका था, लेकिन इवेंचुअली उसने क्या किया, भारत से वो जो पूरा फैक्ट्री है उसको शिफ्ट करके वियतनाम ले गया और आज के डेट में वियतनाम के अंदर 8 to 10 बिलियन डॉलर का आईपैड मैन्युफैक्चर किया जा रहा है हर साल। और सोचिए अगर ये चीज भारत आया होता तो इसका फायदा भारत को हो सकता था। देखिए ये सारी चीजें मैं वो बता रहा हूं जो इनके द्वारा बोला गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर सेक्टर है उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा यहां पर एक और सवाल आता है कि आखिरकार ये जो चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भारत के सरकार के द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई है PLI स्कीम, उसके अंदर क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर लेते। तो देखो इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने उनको पार्टिसिपेट करने से रोका है, उसमें बाधा डाली है जिसकी वजह से वो इसका फायदा नहीं उठा पाए और उन्होंने भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। सो फाइनली क्वेश्चन यहां पर यह है कि व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या। देखो मैं आपको बता दूं, बोला यह जा रहा है कि 2026 तक भारत के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की डिमांड है वो करीब 75 से 80 बिलियन डॉलर हो जाएगी। तो सरकार अब प्लान ये कर रही है कि उसको ज्यादा से ज्यादा भारत के अंदर बनाया जाए ताकि जो हमारा इंपोर्ट है उसमें कमी आ सके। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि सरकार अब जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि मान लो अगर डिस्प्ले हो गया, मतलब मोबाइल फोन में डिस्प्ले हो गया, इस तरह के अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके लिए भी PLI स्कीम लॉन्च कर सकती है। और इसके लिए जो पूरी इंडस्ट्री है भारत के अंदर उन्होंने मांग की है कि कम से कम 30,000 से 35,000 करोड़ का PLI पैकेज सरकार को लॉन्च करना चाहिए। तो यहां पर अब यह बोला जा रहा है कि इस PLI स्कीम में जो चाइनीज एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो चाइनीज इंडस्ट्री हैं, वो भी अगर अपने प्लांट को सेटअप करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको अलाउ किया जाए। क्योंकि देखिए यहां पर यह कहा गया है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कि हम ताइवान से ले सकते हैं, कोरिया से ले सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर सेमीकंडक्टर पार्ट्स वगैरह, लेकिन यहां पर अलग अलग चीजें जैसे डिस्प्ले हो गया, बैटरी सेल हो गया, उसमें चाइना का एक्सपर्टाइज है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है चाइना के पास, तो वो भी हमारे देश में आना चाहिए। वो अगर नहीं आ पाया तो ये पूरा जो स्कीम है वो शायद उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और इसीलिए हमें चाइनीज जो ट्रेनिंग और स्किलिंग है उनकी आवश्यकता है, उनकी हेल्प की आवश्यकता है ताकि भारत में उसको हम सेटअप कर सकें। तो ये चीज है। खैर यहां पर एक और आपके चीज में मन में सवाल आएगा कि भारत का करंट में इंपोर्ट कितना है इस समय। अगर मैं आपको बताऊं तो जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम इंपोर्ट कराते हैं वो 2023-24 में बढ़कर हो गया है 89.8 बिलियन डॉलर। ये बहुत ह्यूज है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं 89.8 बिलियन डॉलर में से लगभग 44% इंपोर्ट हम अकेले चाइना से करते हैं। अगर आप हांगकांग को भी जोड़ दोगे ना, क्योंकि ऑब्वियसली हांगकांग भी एक तरह से चाइना का ही पार्ट हो गया, तो 56% जो है अकेले हम चाइना से मंगाते हैं, सोचिए। और इनफैक्ट यहां पर आप देख पाओगे कंपैरिजन में 2007 में ये हमारा हुआ करता था 7.9 बिलियन डॉलर सिर्फ, जो कि 2020 आते आते 23.3 बिलियन डॉलर हो गया। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं हमें इस इंपोर्ट को थोड़ा सा रोकने की आवश्यकता है। और इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का कहना है, क्योंकि पिछले 4 साल से शायद हम उस चीज को नहीं रोक पाए, अगर हम कर पाते तो शायद उसमें कुछ सफलता हासिल होती, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ओवरऑल यहां पर एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि हमें एक बैलेंस रेजोल्यूशन लेकर आना होगा। कहने का मतलब यह है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो भी बात सही है, उसके ऊपर भी फोकस करना होगा, लेकिन यहां पर साथ ही साथ जो इंडस्ट्री को मदद चाहिए चाइनीज एक्सपर्ट्स की, स्किल्स की, वो भी, उसके बिना भी चीजें उतनी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरी खबर आ रही थी, एक्चुअली पिछले 2 दिन से इसके बारे में काफी बात हो रही थी, इकोनॉमिक टाइम्स में इसका आर्टिकल आया था, तो आई होप कि आपको अच्छे से अब ये समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इकोनॉमी से रिलेटेड, क्या बता सकते हो बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, ये कौन से इकोनॉमिक्स लॉ के अंदर में आता है? ठीक है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी करें, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 20th जून से हमारा 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। सो यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ देम बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। यू विल ऑल्सो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।